हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग जो है आज की वीडियो में कक्षा 9 बायोलॉजी के जो है पहले चैप्टर का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। यानी तीसरा वीडियो जो है पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने पहले और दूसरे वीडियो में ये जाना था कि कोशिका होती क्या है, ठीक है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, जैसा कि हमने बताया था यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद जो हम लोगों ने बात की थी जंतु कोशिका और पादप कोशिका की। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कोशिकीय संरचना के बारे में कि कोशिकीय संरचना होता क्या है, ठीक है। कोशिकीय संरचना का मतलब होता है कोशिका के अंदर पाई जाने वाली संरचना या कोशिका की संरचना, यानी कोशिका किन किन चीज़ों की बनी हुई है उसी को हम लोग जो है कोशिकीय संरचना कहते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को इन फिगरों पे जो है गौर नहीं करना है, हमने बना के रखा हुआ है कि टाइम ना लगे ज़्यादा, ठीक है। तो जो कोशिकीय संरचना है यानी जो कोशिका की संरचना होती है, यानी कोशिका किन किन चीज़ों से बना होता है, तो ध्यान दीजिएगा जो कोशिका होता है हमारा, कोशिका होता है वो कुछ भागों से मिलकर बना होता है। वो भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। एक होता है कोशिका भित्ति, जो आपने प्लांट सेल बनाया होगा पादप कोशिका, तो उसमें जो है कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण के रूप में बनाया होगा। कोशिका भित्ति ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी पादप की कोशिका में पाया जाता है। दूसरा जो है वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के बाद क्या है, कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा जो मुख्य अंग है कोशिका का वो है कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और एक और भाग है केंद्रक, केंद्रक जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये चार प्रमुख भाग जो हैं पाए जाते हैं। वैसे इसके अंतर्गत भी कई भाग आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो चार प्रमुख भाग जो हैं कोशिका में पाए जाते हैं, यानी चार प्रमुख भागों द्वारा जो है कोशिका का निर्माण होता है, जिनमें ये जो पहला भाग है ये केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है, प्लांट की कोशिका में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। बाकी ये जो तीनों हैं ये प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लांट में ये चारों भाग पाए जाते हैं और एनिमल में जो है इसको छोड़कर ये तीन भाग पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सारों को, ठीक है, सभी को पढ़ना है। अब सबसे पहले बात करें कि कोशिका भित्ति होती क्या है, तो पहला नंबर हम लोगों का हेडिंग पड़ेगा। इसमें लिखेंगे क्या कि कोशिका की संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित भाग आते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, चारों लिख लीजिएगा। उसके बाद पहला हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति में क्या हम लोग लिखेंगे कि कोशिका भित्ति में लिखेंगे कि यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तथा यह पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण के रूप में पाया जाता है, यानी सबसे बाहरी आवरण होता है ये, और ये काफ़ी कठोर होता है और हार्ड होता है, ठीक है। और ये जो बना होता है वो एक प्रकार के पदार्थ से बना होता है, उस पदार्थ का नाम होता है सेलुलोस। मुख्यतः पौधों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोस। सेलुलोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं पॉलीसैकेराइड। तो सेलुलोस इसी का मतलब सेलुलोस का ही बना होता है, ठीक है। ये जो है अगर इसकी बात की जाए तो ये जो कोशिका भित्ति होती है वो निर्जीव होती है, नेचर में कैसी होती है, निर्जीव होती है, काफ़ी कड़ी होती है। और इसका अगर कार्य की बात की जाए कि कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो सबसे प्रमुख कार्य ये होता है कि ये कोशिका को जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, इसके साथ साथ उसको सहारा प्रदान करती है, ठीक है। तो ये तो हो गई कोशिका भित्ति की बात कि कोशिका भित्ति है क्या चीज़, ठीक है। अब जो दूसरा नंबर है हमारा सेलुलोस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो है कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका झिल्ली है वो आप लोगों ने दोनों सेल बनाया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो उसमें आपने देखा होगा प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो कोशिका भित्ति के अंदर वाला जो परत होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होता है। अगर जंतु कोशिका में देखा जाए तो सबसे बाहरी जो झिल्ली होता है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है, तो सबसे बाहरी झिल्ली ही किसका कार्य करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य करती है, यानी कोशिका झिल्ली की कार्य करती है।
अब इसके बारे में क्या लिखेंगे हम भाई, अगर कोशिका झिल्ली की बात की जाए तो कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले बताया था 1990 में एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था फेफर ने बताया था कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली है क्या चीज़, यह जो है प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर पाया जाने वाला जो है लेयर होता है, यानी परत होता है, अगर प्लांट सेल में छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, जो बहुत ही पतली होती है, मुलायम होती है, ठीक है, लचीली होती है, जो बहुत ही पतली मुलायम व लचीली होती है, ठीक है। और ये जो झिल्ली होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो जीवित होता है और अर्धपारिगम्य होता है। यानी अर्धपारिगम्य का मतलब जो है, इसको इंग्लिश में सेमी परमिएबल कहते हैं, मतलब कुछ पदार्थ इसके अंदर जा सकते हैं और कुछ पदार्थ नहीं जा सकते, यानी कुछ के लिए पारिगम्य होता है ये झिल्ली और कुछ पदार्थों के लिए पारिगम्य नहीं होता है, ठीक है। अगर बात की जाए कि ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, यानी लिपोप्रोटीन इसको संयुक्त रूप से कहते हैं, यानी लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। इसका जो है प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो अगर जंतु कोशिका में देखा जाए तो एक प्रकार से जंतु कोशिका में ये जो है जंतु की कोशिका को सहारा प्रदान करेगा, आकार प्रदान करेगा और विभिन्न पदार्थों के जो है आगमन में सहायता प्रदान करेगा, यानी परिगमन में आने और जाने में सहायता प्रदान करेगा विभिन्न अणुओं की, ठीक है, जो बाहर से अंदर आएंगे या अंदर से बाहर जाएंगे, ठीक है, उनके आगमन में और परिगमन में जो है सहायता प्रदान करेगा। प्लांट सेल में भी यही करता है, लेकिन प्लांट सेल में जो है सुरक्षा ये भी प्रदान करता है आंतरिक अंगों को, ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख कार्य होता है कोशिका भित्ति का, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये तो हुई कोशिका भित्ति की बात, कोशिका झिल्ली की बात। अब जो है तीसरा नंबर था हमारा, यानी सी था कोशिका द्रव्य। क्या था, कोशिका द्रव्य। और चौथा था यानी कैपिटल डी था केंद्रक। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म और केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, इनको संयुक्त रूप से जो है जीवद्रव्य भी कहा जाता है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग जीवद्रव्य कहेंगे, यानी प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को अगर मिला दिया जाए संयुक्त रूप से जो है क्या बोलेंगे, जीवद्रव्य। तो अगर कोशिका द्रव्य के बारे में बात की जाए कि कोशिका द्रव्य है क्या चीज़, तो हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वो भाग है। किसका भाग है, जीव द्रव्य का वो भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यानी केंद्रक मान लीजिए यहाँ पर है, ये केंद्रक है और ये प्लाज्मा झिल्ली है, तो इनके बीच में जो मटेरियल्स भरा रहता है, पदार्थ भरा रहता है, वही क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि कोशिका द्रव्य है क्या चीज़। तो कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वो भाग है जो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली, या हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली के जो है बीच में पाया जाता है, उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, सॉरी कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य की अगर बात की जाए तो कोशिका द्रव्य जो होते हैं उसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है विभिन्न प्रकार का मटेरियल्स का बना होता है, यानी पदार्थ का बना होता है। उन पदार्थों में कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में जैसे कि जल है, बहुत प्रकार के खनिज लवण हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये चीज़ें इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। यानी ये सारी चीज़ें मिलकर जो है कोशिका द्रव्य का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य जो है एक गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको हम लोग जेली सदृश बोल सकते हैं, यानी जल के समान पदार्थ होता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है अंगक पाए जाते हैं, क्योंकि कोशिका अगर मान लीजिए एक अंग है तो उसके अंदर पाई जाने वाली संरचना को हम लोग अंगक कहेंगे, इंग्लिश में ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है बहुत ही छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी अंगक पाए जाते हैं। वो अंगक निम्नलिखित होते हैं, ठीक है, वो अंगक निम्नलिखित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमने फिगर में बनाया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतर्द्रव्यी जलिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम, ठीक है, ये सब जो हैं क्या हैं, ये सब उस कोशिका द्रव्य के अंगक हैं, यानी कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है अगर कोशिका द्रव्य को डिटेल में पढ़ना है तो इनके अंगक के बारे में पढ़ना होगा। तो फिर नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत निम्नलिखित अंगक पाए जाते हैं, यानी निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से भाग हैं,
तो आज हमने जो फिगर बनाया हुआ है उसी के आधार पर हम लोग दो भाग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला भाग जो हम लोग बात करने वाले हैं राइबोसोम की, राइबोसोम की, ठीक है, इंग्लिश में RIBOSOME, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम की अगर खोज की बात की जाए तो इसकी खोज की थी सन 1950 में पैलाडे ने। किसने की थी? पैलाडे ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है खोज की थी। बहुत ही सूक्ष्मदर्शी कण होता है, बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देगा। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1950 में जो है पैलाडे ने, जिनका नाम पूरा था जॉर्ज पैलाडे ने जो है की थी। लेकिन जो नाम है वो नाम पैलाडे ने नहीं दिया था, खोज पैलाडे ने की थी। नाम दिया था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। किसने दिया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। ये बहुत ही कम किताबों में देखने को मिलेगा आपको कि जो है राइबोसोम का नाम किसने दिया, तो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। और सभी किताबों में मिल जाएगा कि खोज किसने की, तो खोज की थी पैलाडे ने, ठीक है। अब राइबोसोम होते क्या हैं इसकी बात करें हम, तो राइबोसोम आपने देखा होगा जब हमने फिगर बनाया होगा जंतु कोशिका का और पादप कोशिका का, तो कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणनुमा संरचना बनाई होंगी, उसी को हम लोग ने राइबोसोम कहा होगा, ठीक है। ये पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अंगकों पर भी लगे हुए पाए जाते हैं, जैसे अंतर्द्रव्य जलिका उस पर भी लगे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर इसका डिटेल संरचना बनाया जाए, यानी मैग्नीफाइड करके इसको बनाया जाए, तो राइबोसोम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इधर वाला फिगर है, इस प्रकार से दिखाई देता है, ये वाला इस प्रकार से दिखाई देता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है दो उप इकाइयों का बना होता है, यानी दो सब यूनिट का बना हुआ होता है। एक को कहते हैं हम लोग लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो होता है उसको 80S बोलते हैं, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 70S का होता है, ठीक है। सॉरी, ये एक 80S राइबोसोम है। ये कैसा राइबोसोम है? 80S। इसका जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S है, 60S है, और ये जो है 40S है, ठीक है। स्मॉल, ये एक कैसा क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के। एक को हम लोग बोलते हैं 80S राइबोसोम। एस जो होता है वो सेडिमेंट्री कोफिशिएंट को व्यक्त करता है। सेडिमेंट्री कोफिशिएंट जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा उपकरण होता है जो ये मापता है कि ये राइबोसोम किस प्रकार का है, ठीक है। तो उससे मापन में आता है कि ये 80S प्रकार का राइबोसोम है। तो राइबोसोम जो है कोफिशिएंट के आधार पर, यानी गुणांक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S राइबोसोम होते हैं। तो ये जो है 80S का फिगर बनाया गया है। 80S राइबोसोम भी दो उप इकाइयों का बना होता है, 60S और 40S। और जो 70S वाला होता है वो दो उप इकाइयों का बना होता है, 50S और 30S। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो फिगर बना है किसका बना है? ये राइबोसोम का बना है, लेकिन 80S वाले राइबोसोम का बना हुआ है। तो 80S जो है दो उप इकाइयों का बना होता है, 60S और 40S। अब इस राइबोसोम में आप देखिए तो ये राइबोसोम का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ mRNA, ये RNA का एक प्रकार होता है। RNA आप लोग पढ़ेंगे, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है RNA DNA। तो RNA तीन प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। mRNA मतलब मैसेंजर RNA। ये मैसेंजर का कार्य करता है, यानी संदेश वाहक का कार्य करता है। किस लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, क्योंकि राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है किसका कार्य करता है? संदेश वाहक का कार्य करता है। और यहाँ पर tRNA है, T मतलब ट्रांसफर RNA, स्थानांतरण RNA। ये एमिनो एसिड को जो है स्थानांतरित करता है, ठीक है, क्योंकि एमिनो एसिड से ही जो है किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एमिनो एसिड का जो है स्थानांतरण करता है और एमिनो एसिड को जो है प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है राइबोसोम की संरचना आप लोग जो है बना लेंगे, और राइबोसोम में लिख लेंगे कि राइबोसोम जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। जो 70S होता है दो सब यूनिट का बना होता है, 50S और 30S। और जो 80S राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट का बना होता है, 60S और 40S, ठीक है। तो इतनी बातें जो है आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये फिगर बना लीजिएगा और पूरी बातें जो हमने बताई हैं वो चीज़ें लिख लीजिएगा, ठीक है। राइबोसोम की खोज की बात की जाए तो किसने की थी? पैलाडे ने की थी सन 1950 में। और जो है नाम किसने दिया था? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया था। राइबोसोम पाया कहाँ पर जाता है? तो ये कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ कोशिकांगों पर, जैसे अंतर्द्रव्य जलिका पर जो है लगा हुआ भी पाया जाता है, ठीक है। अभी हम फिगर जब अंतर्द्रव्य जलिका पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे, हम बताएंगे जो है यहाँ पर लगा हुआ राइबोसोम।
तो इस प्रकार से जो है राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम का सबसे प्रमुख कार्य होता है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत ही मेजर और बहुत ही जो है उपयोगी पदार्थ है किसी भी कोशिका के लिए। तो उसका निर्माण जो है कौन करता है? राइबोसोम ही करता है। ठीक है, तो ये फिगर बना लीजिएगा बढ़िया से। अब जो है दूसरा हेडिंग डालेंगे कोशिकांग में। ये कोशिका द्रव्य का भाग चल रहा है। कोशिका द्रव्य का पहला भाग आप लोगों ने देखा राइबोसोम। ठीक है, यानी अब दूसरा भाग यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला दूसरा जो कोशिकांग है या अंगक है वो है हमारा अंतर्द्रव्यी जलिका। क्या है? अंतर्द्रव्यी जलिका लिखा हुआ है यहाँ पर, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जलिका। ये जो है जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया था। राइबोसोम भी जंतु और पादप दोनों में पाया था। तो ये जो अंतर्द्रव्यी जलिका है ये अत्यंत सूक्ष्म अशाखित नलिकाओं के घने जाल के रूप में जो है कोशिका द्रव्य के अंदर जो है बिखरा हुआ पाया जाता है। अगर अंतर्द्रव्यी जलिका की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको कहते हैं खुरदुरी जो है अंतर्द्रव्यी जलिका। जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका होती है उस पर जो है राइबोसोम के कण आपको जो है नहीं लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है कोई राइबोसोम के कण नहीं लगे होते, इसलिए इसकी सतह जो है चिकनी होती है। जबकि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये खुरदुरी इसलिए होती है क्योंकि इस पर जो है राइबोसोम के कण जो है जगह जगह लगे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात की जाए कि अंतर्द्रव्यी जलिका की खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी के आर पोर्टर ने इसकी खोज भी की थी और नाम भी दिया था। दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बताएं, स्मूथ और रफ। अब अगर देखा जाए कि अंतर्द्रव्यी जलिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो सबसे प्रमुख भाग होता है इसका सिस्टर्नी, ये वाला भाग है जो ब्रांच्ड शाखित दिखाई दे रहा है। एक ये भाग होता है जो नलिका के रूप में दिखाई देता है, इसको ट्यूब्यूल कहते हैं। और तीसरा भाग इसका वेसाइकिल का होता है, ये फूला हुआ भाग, इसको वेसाइकिल कहते हैं। यानी तीन प्रमुख भाग होते हैं अंतर्द्रव्यी जलिका में। और अंतर्द्रव्यी जलिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने भाग पाए जाते हैं? तीन भाग, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल यानी नलिकाएं, और वेसाइकिल। ठीक है, वेसाइकिल मतलब होता है थैलियाँ यानी थैलीनुमा संरचना। ये तीन भाग पाए जाते हैं। अब अंतर्द्रव्यी जलिका का जो है कार्य क्या होता है, तो अंतर्द्रव्यी जलिका में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर लगे होते हैं राइबोसोम। इस कारण जो है इसका सबसे प्रमुख कार्य हो जाता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका प्रमुख कार्य होता है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का भी ये संश्लेषण करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो केंद्रक से जो आनुवांशिक पदार्थ हैं उनको कोशिका द्रव्य में जाने के लिए पथ प्रदान करता है, यानी मार्ग प्रदान करता है कि आनुवांशिक पदार्थ जो हैं केंद्रक से होते हुए कोशिका द्रव्य में पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा जो है एक और प्रमुख कार्य होता है, जो अंतर्द्रव्यी जलिका है वो केंद्रक के चारों ओर आवरण का निर्माण करता है। केंद्रक के चारों, जैसे मान लीजिए केंद्रक है, ये पूरी कोशिका है और इसमें पाया जा रहा है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में पाया जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस केंद्रक के चारों ओर आवरण प्रदान करता है, यानी आवरण का निर्माण करता है। तो ये चीज़ें हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो इस तरह से पूरी बात को जो है आप लोग समझ कर ध्यान से इसको पूरा तरह से जो है लिख लीजिएगा और फिगर को जो है अच्छी तरह से बना लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में आपको हम कुछ और भी जो है इसके कोशिकांग के बारे में बताएंगे, जैसे कि आज हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में पढ़ा, अंतर्द्रव्यी जलिका के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गाल्जी इकाई के बारे में, और उसके बाद जो हमारा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो चौथा वीडियो है आपको जो है अगले पार्ट में मिलेगा, अगले दिन मिलेगा, और उसके बाद जो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और आज की वीडियो ये कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।